चलिए, तो कल हम लोगों ने बैक्टीरिया सेल का डायग्राम बनाया था, जिसमें तुमको ये बताया था कि कौन कौन सी लेयर हैं, है ना। सबसे पहले बाहर की एक लेयर थी जिसको कहते थे कैप्सूलर लेयर, बैक्टीरिया में होती है। फिर सेल वॉल थी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोल्डिंग भी थी, और उन फोल्डिंग का नाम था मीजोजोम, है ना। और मैंने कहा था कि ये जो मीजोजोम है ये यूकैरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं, है ना। तो अब वो जो आप लोगों ने डायग्राम बनाया था उसमें जितने नेम आए हुए थे उनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया था बताओ, बाहर की जो लेयर थी उसका नाम था क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए, तो सबसे पहले वही लिखना है। ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर वाली लेयर पहले लिखिए, ग्लाइकोकैलिक्स लिखेंगे इसमें। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, यह सबसे बाहर की लेयर है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, यह सबसे बाहर की लेयर है। याद रखना, जितनी भी सबसे बाहर की लेयर होती हैं उनका एक काम हो सकते हैं कई और भी, लेकिन उनमें से एक काम हमेशा सुरक्षा का रहेगा ही रहेगा। जैसे हम कहें हमारी ये स्किन है, तो इसका एक काम सुरक्षा भी है क्योंकि बाहर है ना। तो बाहर की जितनी लेयर होती हैं उनका एक काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। इट मेक प्रोटेक्टिव कवरिंग, यह प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। इट मेक प्रोटेक्टिव कवरिंग, क्या बनाती है बताओ, ये सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। आगे लिखेंगे, इट इज मेड बाय म्यूकस एंड पॉलीसेकेराइड, यह म्यूकस और पॉलीसेकेराइड की बनी है। यह म्यूकस और पॉलीसेकेराइड की बनी है। इट इज मेड बाय म्यूकस एंड पॉलीसेकेराइड। इट हैज द नेचर ऑफ एडहेशन, यह एडहेशन नेचर की होती है। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, चिपचिपी है, ये स्टिकी नेचर है इसका, एडहेशन नेचर की होती है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स अगर हम देखें तो है तो एक लेयर, लेकिन जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो इसमें दो लेयर की बनी होती है ना। तो लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, यह दो लेयर से बनी है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, यह दो लेयर से बनी है। पहला है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर पहली है स्लाइम लेयर। जो स्लाइम लेयर है बैक्टीरिया की, ये थोड़ा लूज होती है, लूज कवरिंग है, ठीक है ना। लिखेंगे, यह एक ढीली परत होती है। इट इज अ लूज लेयर आर कवरिंग। तो ग्लाइकोकैलिक्स की पहली स्लाइम कैसी होती है बताओ, लूज लेयर होती है, टाइट नहीं है, लूज है। और इसका काम होता है कि बैक्टीरिया को पोषक तत्वों की कमी से बचाना, ठीक है ना। लिख लेना, इसमें लिख लीजिएगा, यह पानी एवं पोषक तत्वों की कमी से बचाती है। इट प्रिवेंट बैक्टीरिया
फ्रॉम वाटर एंड न्यूट्रिशन, वाटर एंड न्यूट्रिशन क्या करती है बताओ ये, बोलो, पोषक तत्व पानी से, पानी की कमी है ना, तो ऐसा ना हो इससे वो क्या करती है, उसको बचाती भी है। ठीक है, दूसरी लिखेंगे कैप्सूलर लेयर। कैप्सूलर लेयर उसी का ही है, ग्लाइकोकैलिक्स की दूसरी लेयर है। ऊपर वाली लूज थी और ये वाली हार्ड लेयर होती है, तो कहेंगे इट इज हार्ड लेयर। यह एक मजबूत परत है, इट इज हार्ड लेयर। कैसी है ये, मजबूत है। ये बैक्टीरिया को होस्ट में छिपने में हेल्प करती है। जैसे बैक्टीरिया आया हमारी बॉडी में, उसको छिपना है तो ये इसकी हेल्प करती है ना। तो लिखेंगे इट हेल्प द बैक्टीरिया इन हाइड, इट हेल्प द बैक्टीरिया टू हाइड इन होस्ट, होस्ट में बैक्टीरिया को छुपने में हेल्प करती है। अच्छा अब सुनो, अगर कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर आया और इसकी इस लेयर ने इसको छुपा लिया, मैंने कोई दवाई खाई जिससे ये बैक्टीरिया उसे इस कैप्सूल के कारण नहीं मरा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये लेयर बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम बना रही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही तो कई सारी चीजों से बचाने में मदद करता है। इस लेयर के कारण उसको कोई भी चीजों की, दवाइयों का असर उसकी बॉडी में नहीं पड़ रहा है, तो इम्यून सिस्टम ही तो बना रहा है। जैसे हमने कहा स्किन है, स्किन से बैक्टीरिया डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाते हैं, तो क्या स्किन इम्यून सिस्टम का भाग नहीं है ना, इम्यूनिटी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो लेयर है ये बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। तो लिख लेना इट मेक इम्यून सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम बनाती है, यह बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम बनाती है। तो ये पहली वाली लेयर हो गई जो बैक्टीरिया में सबसे बाहर थी, ग्लाइकोकैलिक्स। उसकी दो लेयर हो गई थी, स्लाइम लेयर और कैप्सूलर लेयर। एक लूज थी, एक हार्ड थी, न्यूट्रिशन की कमी से बचा लेती थी, और ये इसको होस्ट में छिपने में हेल्प करती थी। इसके अंदर चलो डायग्राम देखो, जो कल डायग्राम बनवाया था उसके अंदर अब कौन सी लेयर थी, सेल वॉल। चलो थोड़ा सेल वॉल लिखते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल का पाया जाना प्लांट का बेसिक कैरेक्टर है, लेकिन ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो ये एडिशनल पॉइंट है ना। तो लिखेंगे सेल वॉल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, है ना, बट इट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। तो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन को भी बतलाता है कि एनिमल से प्लांट नहीं बना है, मतलब जो पहली आने वाली सेल रही होगी वो पक्का प्लांट सेल रही होगी, फिर उससे एनिमल सेल बनी होगी। मतलब प्लांट से हम हैं, हमसे प्लांट नहीं है, प्लांट से हम हैं, पहले प्लांट बने हैं तभी तो सेल वॉल और ये लिविंग में आ गई है ना, प्लांट से एनिमल के जैसे कैरेक्टर में आ रही है।
ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट का स्ट्रक्चर है, बट इट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पर थी ये बैक्टीरिया की, ठीक है ना। देखो ये जो सेल वॉल होती है ये लिविंग स्ट्रक्चर है या डेड स्ट्रक्चर है? प्लांट का सेल वॉल कैसी संरचना होती है? डेड स्ट्रक्चर है। तो ये कैसा है लिखेंगे, इट इज सॉलिड एंड डेड स्ट्रक्चर। यह ठोस व मृत संरचना है किसी की भी, नॉट ओनली फॉर बैक्टीरिया, इट इज ऑल्सो इन प्लांट। प्लांट की भी कैसी है? डेड है, ठीक है। तो सॉलिड है और कैसी है? मृत है। देखो जैसे हमारी बॉडी में सॉलिड टिश्यू जो है वो हमारी बोन है ना, और बोन के कारण हमारी बॉडी का शेप फिक्स होता है कि हम इस तरह दिखते हैं। इसी प्रकार से जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया की सेल का शेप निर्धारित करती है कि कैसे शेप का रहेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें, यह बैक्टीरिया को आकार प्रदान करती है। बैक्टीरिया, इट प्रोवाइड शेप ऑफ बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया को आकार प्रदान करती है ना। जैसे आप पढ़ रहे थे ना, रॉड शेप, सर्कुलर, स्पाइरल, कॉमा, तो ये सब इसके द्वारा डिसाइड होता है, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर तो यही है। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे लग के ऐसे लग गया तो रॉडी शेप बनेगा, और गोल गोल हो गई है तो फिर ये बात अलग है कि प्लियोट्रॉपी है, कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन यही शेप डिसाइड करती है ना। लिख लेना, इट इज मेड बाई पेप्टिडोग्लाइकॉन। यह है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है। इट इज मेड बाई पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। तो ये सेल वॉल हो गई। इसके बारे में डिटेल्स जो हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे ना, और तो सेल वॉल की जितनी भी उसके और भी इसके कंसिस्ट जो लेयर होती हैं वो सारी पढ़ लेंगे। अभी बैक्टीरिया के लिए है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं। फिर जब सेल वॉल के अंदर आओगे तब कौन सी अब लेयर मिलेगी? देखो चित्र, देखो सेल वॉल का, उसका बैक्टीरिया सेल का डायग्राम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए तो तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलो सबसे अंदर थी या बाहर? तो हम कहेंगे इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक परत है। लिखेंगे, इट इज इनर मोस्ट लेयर, यह सबसे आंतरिक परत है। मैंने लिखवाया था कि चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में सेम होती है ना। तो लिख लेना है इसमें, यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक के लिए समान है। इट इज सेम और सिमिलर, सेम फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल के लिए समान है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो लिख देंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग सेल, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग सेल।
ठीक है, आपने देखा था कि इस बैक्टीरिया सेल में इसकी फोल्डिंग मिल रही थी, मीजोजोम कह रहे थे। डायग्राम में देखिए आप, कल डायग्राम जो बना हुआ है मिल रहा है, तो हम इसमें कहेंगे फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम दैट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। और ये फोल्डिंग जो थी, मीजोजोम जो थे, ये बैक्टीरियल सेल में थे, अंदर की तरफ फोल्ड पाए जा रहे थे, इनका नाम था मीजोजोम। और ये भी बताया था कि ये यूकैरियोटिक की माइटोकॉन्ड्रिया के समान है। हमारी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया और इनका मीजोजोम दोनों एक सिमिलर स्ट्रक्चर है ना। तो हम कहेंगे मीजोजोम सेम एज यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बात बताओ, रेस्पिरेशन कहां होता है हम लोगों में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर बैक्टीरिया में होगा तो कहां होगा? मीजोजोम में, है ना। तो मीजोजोम इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो कहां होगा? मीजोजोम में, है ना। रेस्पिरेशन साइट ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या है? मीजोजोम। बैक्टीरियल सेल में श्वसन का जो स्थान है वो मीजोजोम है। ठीक है, बोलो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? लिखिए कार्य। हाँ जल्दी लिख लो, मैं रुक गया। हिंदी से लिखो, इंग्लिश से नहीं। ठीक नीलम, बात ही मत करो। ठीक है, तो क्या मिटाया जाए? अब तो मिटाना ही पड़ेगा। चले, सबसे पहला काम जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ऐसे एंजाइम सिक्रीट करती है जो रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो तो लिखेंगे इट सिक्रीट सम एंजाइम, यह कुछ एंजाइम स्रावित करती है। इट सिक्रीट सम एंजाइम दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन। यह है, हाँ कार्य, यह कुछ एंजाइम स्रावित करती है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरी बात और सुनो, इंपॉर्टेंट चीज इधर देखो। सबसे पहले ऊपर थी बैक्टीरिया में, है ना, सबसे बाहर। फिर दूसरे नंबर पर सेल वॉल, तीसरे नंबर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपसे पूछा जा सकता है कि सेल वॉल का निर्माण कौन करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल वॉल बनाती है। ठीक है, तो तीसरा अगला इसी में पॉइंट लिखेंगे,
इट मेक द, ऐसा लिख देना, यह सेल वॉल का निर्माण करती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, है ना। तो इसका अगला काम है फॉर्मेशन ऑफ बोलो सेल वॉल। सेल वॉल का निर्माण करना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। और आपको यह भी पता है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नहीं थी, फोल्डिंग थी। तो ये जो फोल्डिंग होती है, इनसे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि ये सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, है ना। तो फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोले तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मीजोसोम की बात कर रहा हूं। फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इंक्रीज सरफेस एरिया दैट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्या कर देते हैं वो, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो मीजोसोम देखो, जैसे हमने इतने से इतने के बीच में ऐसी लाइन खींची है, ऐसी, ये 2 मीटर की है, ठीक है। अब मान लो इतने से ही बीच में मैंने, इतने के बीच में सेम लाइन को मैंने ऐसे ऐसे बना दिया है, तो क्या अब आपको लगता है कि ये भी 2 मीटर की होगी? अब ये तो ज्यादा की हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि ये फोल्डिंग से एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। इससे एंजाइम को एक अतिरिक्त स्पेस मिलता है काम करने के लिए, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, यह उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक, इसके बाद जेनेटिक मटेरियल मिटा दूं क्या? हाँ, रुक गया। चलें, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस तो है नहीं, क्या कहा जाता था, जीनोफोर, ठीक है ना। तो लिखना है इसमें जेनेटिक मटेरियल में कहां मिलेगा, तो सीधे साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहेगा, है ना। तो लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। इट इज कॉल्ड जीनोफोर, इसे जीनोफोर कहते हैं। इट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, है ना। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो पूछेगा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, बोले तो ऐसे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, पर इसमें हिस्टोन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नेकेड डीएनए। तो यही बैक्टीरिया का क्या है, कल ही बताया हूं ना, देखो आप चित्र में लिखा हुआ है ना, नेकेड डीएनए है इसके पास।
ठीक, बोलो। चलो, हो गया क्या यहां तक? नहीं हुआ कोमल? आगे लिखिएगा राइबोसोम। (70S) राइबोसोम प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में 70S राइबोसोम होता है। बैक्टीरियल सेल में 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में 70S राइबोसोम होता है। इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम ही क्या है? जानते हैं आप इसके बारे में पहले से ही। अभी ये दोनों में ही है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो इसको डिटेल्स में अभी आगे पढ़ना है, तो इसके बारे में परेशान नहीं होने का। ठीक है, एक स्पेशल नोट लगानी है अब, स्पेशल नोट। लिखेंगे कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, सम बैक्टीरिया दैट आर फोटोसिंथेटिक, कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सम बैक्टीरिया दैट आर फोटोसिंथेटिक हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उनमें एक विशेष संरचना होती है, उनमें एक विशेष संरचना होती है, उनमें एक विशेष संरचना होती है, इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर, प्रेजेंट इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर, उसे क्रोमैटोफोर कहते हैं। इट कंटेन पिगमेंट, इसी में वर्णक रहते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस सीन इन BGA अथवा साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें ये पाया जाता है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पिगमेंट होना जरूरी है, जैसे क्लोरोफिल A, B जो भी होते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट की जैसी संरचना क्रोमैटोफोर है, और वही प्रकाश संश्लेषण करवाती है। तो जिन बैक्टीरिया में ये होती है वो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक है, बोलो। कोई दिक्कत? यानी दिक्कत किसी को? दुर्गेश नंदिनी कहाँ गई? क्या हो गया है? तो जा रही है। हो गया? चलिए मिटा दूं? चलिए
अब हम लोग करेंगे बैक्टीरिया को रंगेंगे, है ना, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, है ना। रंग के देखते हैं तो दो प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लिखिए स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट टाइम स्टेन बाई क्रिश्चियन ग्राम। किसने रंगा था पहली बार इसको? क्रिश्चियन ग्राम ने रंगा था। फर्स्ट टाइम स्टेन बाई क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया था? रंगा बैक्टीरिया को, स्टेन किया। क्या किया? और स्टेन के दौरान जो स्टेनिंग दे दिए, जो स्टेनिंग हो गए, उन्हें कह दिया ग्राम था इनके नाम में, तो कह दिए ग्राम पॉजिटिव है। और जो स्टेन नहीं हुए, नो स्टेन, तो उनको कह दिया ग्राम निगेटिव। तो ये पहले तो ये समझ लो कि नाम कैसे रखा गया है। एक कलर लाएंगे, रंग लाएंगे, जैसे उजाला होता है, ऐसे वो उजाला नहीं है, कोई दूसरा ही है ना। क्रिस्टल वायलेट से इसको हम लोग रंगेंगे, जो रंग जाएगा उसे कह देंगे ग्राम पॉजिटिव है। जो नहीं रंगेगा, अरे अक्सर यही तो होता है, जिसको कोरोना है तो कह देते हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसको कोरोना नहीं है तो कह देते हैं कोरोना निगेटिव। जिसके RH फैक्टर है तो उसको कह देते हैं RH पॉजिटिव, जिसके RH फैक्टर नहीं है तो कह देते हैं RH निगेटिव। तो वही तो यहाँ हो रहा है, जो रंग गए तो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं रंगे, पर रंगना कैसे है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक, इसको लिख लो पहले। ठीक है आसमा? चलो चलिए करते हैं प्रोसेस, कैसे रंगना है। ठीक है, लिखो प्रोसेस। दरबार ना करो तुम लोग। प्रोसेस। चलो, प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले रंग की? नहीं, पहले तो बैक्टीरिया चाहिए, नहीं तो रंगोगे किसको? सर कपड़ा धोने हैं तो क्या चाहिए सबसे पहले? साबुन? नहीं बेटे, कपड़ा चाहिए, तब तो धोएंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए बैक्टीरिया। तो लिखेंगे टेक अ बैक्टीरिया। टेक ए बैक्टीरिया। सबसे पहले आप एक बैक्टीरिया लीजिए। टेक ए बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटा करके उसका छोटा सा पार्ट लेना है। रिमूव सेल वॉल एंड टेक अ पार्ट, और छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। पूरा बैक्टीरिया नहीं लेना है, ठीक है ना। क्या ले लीजिए? उसका छोटा सा टुकड़ा। उसको सुखवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? लेकिन सुखाएंगे आग में नहीं कि नीचे फ्लेम जला दो और ऊपर सूख रहा है, नहीं, एयर ड्राई कराना है इसको। क्या करवा देंगे? एयर ड्राई, मतलब हवा में सुखाना है, या नहीं कि नीचे आग जला के ऊपर उसको स्टेन कर दो। ठीक है, जब वो सूख जाएगा
तो बारी आएगी स्टेनिंग की। अब हम इसे क्या कर देंगे, स्टेन करेंगे। सर इसके लिए कौन सा कलर लेंगे, तो इसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। क्या लेंगे हम बताओ, क्रिस्टल वायलेट के द्वारा बैक्टीरिया को रंगा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया बताओ, क्रिस्टल वायलेट। क्या कर दिए, इससे रंग दिए। ठीक है, मतलब उसकी जो सेल वाल बैक्टीरिया लाए थे उसी को उसी में क्या कर दिए, इसमें डाल दिए। जब डल गया फिर निकाले, इसको सामान्य पानी से धो देते हैं फिर, है ना। क्या कहा मैंने, यहां से स्टेन कर दिए, काहे से, क्रिस्टल वाले से, है ना। वॉश बाई नॉर्मल वाटर, सामान्य पानी से धो दो। क्या कर दिए, सामान्य पानी से धो दिए। फिर हमने इसको कर दिया एयर ड्राई। फिर से ये क्या कर दिए हैं, इसको एयर ड्राई मतलब हवा में सुखवाएंगे, है ना। याद रखना कि हमेशा हवा में ही सुखवाना है, दूसरी चीज में नहीं। इसको फिर से स्टेन करते हैं हम लोग आयोडीन से। कैसे करते हैं, आगे लिखेंगे स्टेन बाई आयोडीन। आयोडीन से स्टेन कर दो, लिखो स्टेन बाई आयोडीन। अब जब आप आयोडीन से स्टेन करेंगे और आयोडीन से स्टेन करने के बाद आपको कलर मिलेगा, एक का कलर जो रहेगा वो स्टेन नहीं हुए रहेंगे और कुछ ऐसे रहे होंगे जो कलर दे देंगे। तो इसमें से जो ग्राम पॉजिटिव वाले रहेंगे वो आयोडीन से धोने के बाद भी किस कलर को दे देते हैं, बोलो, वायलेट कलर का। ठीक है, अच्छा आयोडीन से निकालने के बाद भी इसको अल्कोहल से धोते हैं। यहां लिख देता हूं आयोडीन, जैसे यहां नॉर्मल पानी से धोए थे ना, यहां लिख देता हूं वॉश बाई अल्कोहल। इसमें जो ग्राम पॉजिटिव होंगे इसके बाद भी वायलेट कलर देते हैं, समझ रहे हो। तो ये दे देते हैं कौन सा कलर, ग्राम पॉजिटिव वायलेट कलर देंगे। अगर ये वायलेट कलर दिए हैं तो यही वाले हैं ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव को निकालने के लिए सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट में हमने उनको क्या किया, स्टेन किया, फिर सामान्य पानी से धो दिए, फिर एयर ड्राई करा दिया, फिर आयोडीन से रंगा, फिर उसको अल्कोहल से धो दिया। इसके बाद भी इनका कलर नहीं गया। कैसे हैं, अब ये वायलेट कलर इनके ऊपर चढ़ गया है, तो कैसे हैं बताओ ये। और अगर इन्होंने वायलेट कलर नहीं दिया, नो वायलेट कलर, कोई कलर नहीं आया, तो ये हम इन्हें कहते हैं कि ये ग्राम निगेटिव हैं। कैसे कलर है, कौन है ये बताओ, ग्राम निगेटिव है। इसको भी हम लोग दोबारा रंग सकते हैं, इतना लिखो पहले, फिर मैं इसकी बात बताता हूं तुम्हें। ये स्टेनिंग हो रही थी। सबसे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट में स्टेन किया, फिर पानी से धोया, फिर सुखाया, फिर आयोडीन से स्टेन किया, फिर अल्कोहल से धोया। और अल्कोहल से धोने के बाद भी अगर वायलेट कलर जिन बैक्टीरिया में मिल रहा है वो है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है प्राची,
इसके बाद ये जो ग्राम निगेटिव आए हैं ना, ये जो ग्राम निगेटिव आए हैं, हम चाहें तो इन्हें दोबारा स्टेन कर सकते हैं, स्टेन बाई सेफ्रानिन। इसे हम लोग सेफ्रानिन से क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। जब आप इसे इससे स्टेन करोगे तो ये पिंक कलर देते हैं। तो पिंक कलर ग्राम निगेटिव होते हैं और वायलेट कलर ग्राम पॉजिटिव होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है रिया? हाँ, हो गया क्या? हो गया प्रिया? है? बिठा दें पीछे वालों? ए निशा, मिठाई बोल दीदी, तो याद रहेगा काहे काहे से रंगना है। क्रिस्टल वायलेट याद रखिएगा, स्पेशल क्रिस्टल वायलेट के रंगना है। फिर इसके बाद नॉर्मल पानी से, फिर जितने जितने से रंगना है, आयोडीन से रंगना है, और उधर निगेटिव वाले को सेफ्रॉनिन से रंगना है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आप लोग जान रहे हैं। ये मैंने आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। थोड़ा सा प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लेते हैं, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल चालू करेंगे। ये अभी प्रोकैरियोटिक चल रही थी, याद है ना? चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल व एनिमल सेल में डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस लिखेंगे, ऐसे लिखते चलना, प्रेजेंट एब्सेंट हो गया। प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लिखेंगे सेंट्रोसोम एब्सेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रोसोम एब्सेंट इन प्लांट, इसमें लिख दो सेंट्रोसोम एब्सेंट, बस तुम इतना ही लिखो, सेंट्रोसोम एब्सेंट, और इधर लिखेंगे सेंट्रोसोम प्रेजेंट। अगला, प्लांट में क्या सेल वॉल है? सेल वॉल प्रेजेंट, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट, तो सेल वॉल एब्सेंट। सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। पहला। दूसरा, दूसरी बात सुनो, जब कभी भी आप लोगों ने चित्र छोटी क्लासेस में बनाया ही होगा, प्लांट और एनिमल सेल में मोस्ट कॉमन है, बना बना के ले जाते थे, है ना, प्रोजेक्ट मिलता था ले जाते थे। तो जो केंद्रक होता है, प्लांट सेल का केंद्रक सेल के किनारे पर होता है, और जो एनिमल सेल का केंद्रक होता है वो सेंटर पर होता है। तो लिख लेंगे इसमें, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कॉर्नर, न्यूक्लियस या केंद्रक किनारे पर होता है, केंद्रक किनारे पर होता है। और इधर लिख लेना न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, न्यूक्लियस या केंद्रक केंद्र पर होता है। यहां लिखेंगे। अगला, क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्लांट सेल में कि नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन एनिमल सेल से कम होते हैं।
तो लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बट लेस इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बट लेस इन नंबर। उधर भी लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट मोर इन नंबर, मतलब प्लांट की तुलना में तो ज्यादा है। यहां लिखेंगे इधर प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट, और यहां लिखेंगे प्लास्टिड अब्सेंट। तो ये प्लास्टिड कौन जानवर है? प्लास्टिड के अंदर ही तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह आते हैं ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारे अंदर? अगर हमारी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता तो कितना ही अच्छा ना हो जाता, फिर तो हम लोग खाना खुद ही बना लेते प्रकाश संश्लेषण करके। तो क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिड ही नहीं है। बोले तो क्लोरोफिल वगैरह नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है इसमें। ठीक है, आगे लिखना है इसमें प्लांट में, इसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है, इसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है। इट हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल, इसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है। इट हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल, इसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है। और ये देना इसमें स्मॉल एंड सो मैनी, छोटी और कई सारी हैं। सही है। बाकी रिक्तिका अभी आएगी जब हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो बताएंगे टोनोप्लास्ट वगैरह इसके अंदर क्या भरा रहता है, सारी चीज बता देंगे। तो ये प्लांट और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका समाप्त हो गई है। कल से हम लोग अब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। बोले तो यू वाली, बोले तो तुम्हारी वाली, बोले तो हम लोगों वाली। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा कल। आज के लिए इतना ही काफी है।